अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा अहमद कहते हैं। आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में एक मरतबा फिर मंजर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का था गुज़श्ता रोज़ से आज तक, और फिर वही कहानी दोहराई गई। गुज़श्ता चंद रोज़ से ज़राए इब्लाग में पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के जाने की खबरें गर्म थी। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हाल ही में लाहौर का दौरा किया और अब ये खबर है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की है। वज़ीर आज़म के लाहौर आने और जाने में ताहम सूबे के निज़ाम हुकूमत में दो तब्दीलियाँ आई जो बज़ाहिर मामूल की कार्रवाई मालूम होती है। पहले उनके दौरा लाहौर के एक ही रोज़ बाद चंद ही दिन कबल तैनात किए गए कमिश्नर लाहौर को ओहदे से हटा दिया गया। फिर जंगली हयात और माहीगीरी के सूबाई वज़ीर असद खोखर का इस्तीफ़ा सामने आया, फौरी मंजूर कर लिया गया। मुबस्सिरीन का इस पर इस्तदलाल है कि इन दोनों तब्दीलियों के ताने बाने इस्लामाबाद से मिलते हैं और वज़ीर आला पंजाब के मुस्तकबिल के हवाले से अहम पेशरफ्त है। मुस्ताफ़ी वज़ीर को उनका दस्ते रास्त तस्वुर किया जा रहा था और हटाए जाने वाले कमिश्नर लाहौर को मुस्ताफ़ी वज़ीर के करीब माना जाता था। मैदान सियासत में निस्बतन नवारिद निज़ाम हुकूमत से तकरीबन नाशना और जनूबी पंजाब के इंतहाई पसमानदा खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान बुज़दार को जब पंजाब जैसे बड़े और अहम सूबे के वज़ीर आला के मनसब के लिए चुना गया, तब ही से उनकी कारकर्दगी के हवाले से उन पर दबाव सामने आ रहा था। हर बार उन पर जब भी दबाव आता है तो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी मदद को आते हैं। हमेशा वो बज़ाहिर जाते जाते फिर बच जाते हैं। यूँ तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका है। वो ये कैसे कर लेते हैं, इस कदर दबाव के बावजूद वो कैसे बच जाते हैं, इस पर मुख्तलिफ आरा हैं। ताहम ज़्यादातर तज्ज़ियाकार ये ख्याल करते हैं कि उनके ना जाने में उनसे ज़्यादा दूसरों का हाथ है। तज्ज़ियाकार और मुबस्सिरीन ये तबसरा करते हैं कि इस बेख्तिलाफ इत्तेहादी जमातें और ख़ुद वज़ीर आज़म ने नहीं चाहा और नहीं चाहते कि उस्मान बुज़दार जाएं। ये तज्ज़िया भी आता है कि उस्मान बुज़दार के ना हटाए जाने की एक वजह यह है कि उनके मुतबादिल पर इत्तेफाक नहीं हो पाता। जब भी कोई नाम सामने आता है तो जमात में उन पर एतराज़ात उठ जाते हैं और ऐसी सूरत में कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार को ही चलने दें। यह भी तज्ज़िया आता है कि जमात के अंदर उस्मान बुज़दार के किसी मुतबादिल से पूछा जाता है कि वज़ीर आला किसे बनाए, तो वो कहता है मुझे बना दे। उनसे कहा जाता है कि आपके अलावा कौन, तो वो कहता है नहीं, फिर उस्मान बुज़दार ही ठीक है। लेकिन साथ ही में यह मामला भी तज्ज़िये की नज़र हो जाता है कि काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही इस सीट के बड़े उम्मीदवार हैं और अगर उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को दी गई तो काफ लीग का इत्तेहाद भी खतरे में पड़ सकता है और ये अल्टीमेटली काफ लीग को ही सीट देनी पड़ जाएगी, ये नशिस्त देनी पड़ जाएगी और पंजाब हुकूमत ना दी गई तो पंजाब हुकूमत मुतज़लज़ल भी हो सकती है। इन तज्ज़ियों की असल में रियलिटी क्या है, इस पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये फरमाइएगा कि ये जो एकदम बाज़गश सुनाई देती है और हमारे बड़े मुसद्दका ज़राए, मतलब आप जैसे जय्यद सहाफ़ी, बहुत सारे और रिपोर्टर कई दहाइयों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वज़ीर आला हाउस के बहुत सारे सोर्सेज को जानते हैं, बड़ी पक्की खबर होती है कि मामला बहुत गड़बड़ है एग्जैक्टली, लेकिन फिर हर दफ़ा इसी तरह होता है कि वो चीज़ें गोलमोल हो जाती हैं। क्या जिन फैक्टर्स का मैंने जिक्र किया है यही फैक्टर्स हैं या इसके अलावा कोई और बात है जिसकी वजह से उस्मान बुज़दार साहब बच जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गुलाम मुर्तज़ा, बुनियादी बात ये है कि जब उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के वज़ीर आला बने सर, उस वक्त आपको याद होगा कि 2 नाम इमरान खान साहब के पेश नज़र थे। KPK के लिए आतिफ खान साहब और पंजाब में राजा यासर हमायूं जो कि चकवाल से MPA थे। इन दोनों के हवाले से ये फैसला ऑलमोस्ट हो चुका था कि PTI के ये दोनों यंगस्टर जो हैं ये इन दोनों सूबों को चलाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने इस फैसले को बदला और KPK के अंदर चूँकि परवेज़ खटक साहब चाहते थे कि उनका बंदा वहाँ पे आए, तो महमूद खान साहब को अचानक जो है उनको वज़ीर आला बनाना पड़ा। इसी तरीके से पंजाब में इस फैसले में इमरान खान साहब ने तब्दीली की, जिसमें खासी उनकी अपनी फैमिली का फैसला भी शामिल था कि उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब के नाम ये कुरा निकला और उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया। बिल्कुल सही। उस वक्त से जो PTI के अंदरूनी हल्के थे, जिसमें आप देखें तरीन साहब थे, शाहमूद खुशी साहब थे, लाहौर का एक बड़ा ग्रुप था जो चाहता था कि वज़ारत आला उनके पास आए। लेकिन इमरान खान साहब ने जब इस बात का फैसला कर लिया तो उसके बाद से PTI के अंदर ये धड़ेबंदी तो मौजूद रही। लेकिन अगर हम ये समझें कि इमरान खान साहब का कहीं एतमाद मुतज़लज़ल हुआ उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। तज़किये ज़रूर किए जाते रहे हैं और ये भी कहा जाता रहा है कि शायद इमरान खान साहब कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। ऐसी सूरत मेरा ख्याल है कभी पैदा नहीं हुई। लेकिन मलिक साहब, ये तज्जिया भी होता है, मलिक साहब आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन ये तज्जिया भी होता है कि असल में उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी चीज़ें अलग
जो वजारत चल रही है ये कहीं और से चल रही है। जो डिसीजंस होते हैं, जो बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, वो शायद प्राइम मिनिस्टर खुद लेते हैं और डिक्टेट करते हैं और उधर से डिसीजंस लिए जाते हैं। कहीं ये खतरा तो नहीं है कि अगर मैं उस्मान बुज़दार को हटाता हूं तो वो जो लॉबियस्ट है, जिनमें चौधरी सरवर ग्रुप भी है, अलीम खान ग्रुप भी है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी है, इसमें परवेज़ इलाही साहब भी हैं, और जो जनूबी पंजाब महाज है वो भी है, उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, इत्तेहादी भी हैं। ये चारों पांचों जो ग्रुप्स हैं, इनमें फिर एक प्रेशराइजेशन आ जाती है कि ठीक है हमारा कैंडिडेट जो है वो वज़ीर आला बनाया जाए। कहीं इसके पेश नज़र के मैं इनको हटाता हूं, किसी और को लाता हूं, तो फिर ये सारा प्रेशर ग्रुप एक जगह पर आ जाएगा। ये फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए, इस वक्त अगर आप पीटीआई की लीडरशिप पंजाब में देखें तो कोई भी इतनी भारी शख्सियत नहीं है। अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब को निकाल दें और जंगी तरीन साहब तो वैसे ही इस खेल से आउट हो चुके थे, तो कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी कि जो ये कर सके कि इमरान खान साहब जो इस वक्त वजारत उज़्मा पर बैठे हुए हैं और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करें तो उनके अहकामात सूबों के हवाले से उसको निगेट करने की सलाहियत शायद किसी भी ऐसी शख्सियत में नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि कंफर्ट लेवल जो है वो इमरान खान साहब का या इस्लामाबाद में बैठी जो इंतजामी मशीनरी है जो खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म के साथ काम करती है, उनका बुज़दार साहब के साथ ज्यादा है, क्योंकि वो बराह रास्त जो है वो वजारतों के अंदर भी अपने अहकामात जारी करते हैं। जैसे कि आपने देखा IG की तैनाती हो, चीफ सेक्रेटरी की तैनाती हो, तो बुज़दार साहब के कोई इतने बड़े स्टेक्स नहीं है। बुज़दार साहब को इतना बड़ा धड़ेबंदी ब्यूरोक्रेसी में नहीं रखते। बुज़दार साहब कोई किसी के लिए इतने इंटरेस्टेड भी नहीं है कि पंजाब की जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर खार पछाड़ में उनका जो धड़ा है या उनका जो ग्रुप है वो आगे आ जाए। जबकि माजी ने आपने देखा, माजी में ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा धड़ा था जो वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब के साथ लगा हुआ था। फिर उसका एक उनके चूंकि मुसलसल हुकूमत का भी एक दुरानिया रहा है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी काफी हद तक एक अलाइन हो चुकी थी। जो शहबाज शरीफ साहब के साथ जो ब्यूरोक्रेट थे उनके साथ अलाइनमेंट थी। तो इस लिहाज से अगर कहीं तबादला करने पड़ते हैं, अगर कहीं पे कोई फैसले करने पड़ते हैं, फिर जो वुज़रा हैं पंजाब के अंदर आपने देखो काफी हद तक इंडिपेंडेंट है। उस्मान बुज़दार साहब के होते हुए वुज़रा, ये अलग बात है ये वाली कि अपनी कारकर्दगी बेहतर ना कर सकें या उनको ब्यूरोक्रेसी के साथ उनका एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना हो। लेकिन अगर हम ये समझें कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से कोई रुकावट है वुज़रा को काम करने में, तो शायद ऐसा हरगिज नहीं है। एक और जो सूरत हाल है सर, ये सूट करती है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खास तौर पे इमरान खान साहब को। इसलिए वो चाहते हैं कि अगरचे कुछ हल्के नाराज भी हैं, कुछ ग्रुपिंग भी है, कुछ धड़ेबंदियां भी हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि अगर पंजाब की वजारत आला चेंज करते हैं और कोई और शख्स उस पर आके बैठता है तो शायद इस तरीके से अभी जो सबूत पीटीआई अपने तौर पे समझती है सूबे को चुराना, अगरचे उनकी कारकर्दगी पे सवालात हो सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस पे सवालात हो सकते हैं, बाज़ फैसलों पे सवालात हो सकते हैं, लेकिन इस तरह जिस तरह स्मूथ रनिंग इस्लामाबाद से और पंजाब के दरमियान है, शायद उस तरह ना रहे अगर उस्मान बुज़दार साहब नहीं रहते। लेकिन एक और तज्जिया होता है सर, इस पर तबसरा होता है कि 2 साल हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उस्मान बुज़दार साहब की वो परफॉर्मेंस जो पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेसिडेंट सेट किया था उसके करीब भी नहीं पहुंच पा रही है। वो एक अलग मामला भी है कि उनका एक अपना स्टाइल है, फेडरल में कोऑर्डिनेशन भी है, वो अपने तरह की सियासत करते हैं, अपने तरह से निज़ाम चलाते हैं। लेकिन ये भी है कि इस बार जो शाबाशी थी या डिफेंस था या दबाव को बर्दाश्त करना था वो आखिरी बार है, क्योंकि अगले 5 सालों के अगले 3 साल के बाद फिर से इलेक्शंस होने हैं और उसके बाद फिर से अवाम के दरमियान में जाना है और दोबारा से वोट लेने हैं। तो अब ये फैसला किया गया कि आप जब तक सितंबर तक या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक जब तक ये मामला चलता है तो ठीक है, इसको चलाया जाए, वरना अल्टीमेटली इसको चेंज किया जाए, क्योंकि अब परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, काम करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अवाम में जाना है और 3 साल के बाद हमने अवाम को 3 साल तक कम से कम डिलीवर करना है। ये फैक्टर क्या एग्जिस्ट करता है सर? देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को देखें तो पीटीआई की जो सियासत है वो ज्यादा मुखालफीन के खिलाफ एक जारहाना पॉलिसी की सियासत पर मबनी है। इसलिए वो पीटीआई ये समझती है कि उनका कारकुन शायद इस बात पे मुतमिन होता है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात बन जाएं, माजी की किसी हुक्मरानों के खिलाफ मुकदमात बन जाएं, और आपने देखा होगा कौमी असम्बली से लेकर सूबाई असम्बली तक एक ही गर्दान जो है वो पेश की जाती है कि माजी के हुक्मरानों ने मुल्क को इतना लूटा जिसकी वजह से आज मुश्किलात का सामना है। फिर कोरोना क्राइसिस है, पीटीआई ये समझती है कि इस कोरोना क्राइसिस के दौरान जिस तरीके से एक माली मुश्किलात का सामना पूरी दुनिया को है और पाकिस्तान भी अगर उसका शिकार हुआ है तो शायद हुकूमत पे सवालात
कम उठते हैं। बिल्कुल। फिर इसके साथ वो ये समझती है कि पीटीआई को जो कारकुन है वो भी ये समझता है कि पीटीआई को वक्त मिलना चाहिए और अगर टाइम मिलेगा तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। पीटीआई का फोकस डेवलपमेंट की तरफ न होने की दो वजूहत हैं, एग्रेशन की सियासत, मुखालफिन के खिलाफ बयानबाजी की सियासत, फिर उसके साथ साथ पीटीआई के पास बहरहाल ये बात भी आपको तस्लीम करनी पड़ेगी, फंड्स की किल्लत का सामना है, रेवेन्यू की किल्लत का सामना है और कोरोना क्राइसिस के दौरान चूंकि कारोबार जिंदगी मुअत्तल हो गया तो फंड्स का एक अदम दस्तयाबी बहरहाल एक मसला जरूर है। इसलिए उनकी कोशिश ये है कि वो हल्के खास तौर पे जिन पे पीटीआई समझती है कि वो वापस पंजाब में फोकस उन एरियाज में करेगी और करने की कोशिश का आगाज कर चुकी है और पीटीआई पूरी रैंडमली पंजाब को शायद नहीं देखती कि वो पंजाब को जो है किसी एक स्वीप करके ये पंजाब को जीत सकती है। पीटीआई का पेश नजर सिर्फ टाइम गेन करना है और पीटीआई इस मिथ को कायम रखना चाहती है कि साबिक हुक्मरानों की गलतियों की वजह से ये सारी मुश्किलात हैं। ये अलग बात है कि क्या इस नजरिए को, इस बयानियों को अवाम बाय करती है, ये नहीं करती, तो लगता ये है कि अवाम इसको ज्यादा देर तक बाय नहीं करेगी और पीटीआई को अपनी कारकर्दगी पर फोकस करना पड़ेगा। वेरी गुड पॉइंट, बड़ा जबरदस्त पॉइंट सर, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच सर, हमेशा आप हमारे लिए डालते हैं सर, बहुत मशकूर है सर हम आपके। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद है उसका नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो रिमार्क्स थे बड़े मीनिंगफुल थे मुअज़्ज़ज़ अदालत के, उसके ऊपर एक नई बहस चली है और इंदिया दिया है यूट्यूब के ब्लॉक होने का सुप्रीम कोर्ट ने, गो के अभी डिस्कस हुआ है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है इस तरह से। एक ब्रेक के बाद जरा इसका जिक्र करते हैं कि असल में हमारी पोजीशन क्या है इसमें। सोशल मीडिया और यूट्यूब का मामला बड़े अरसे से ज़ेर बहस है और उसके ऊपर वहाँ पर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और नोटिस लेते हुए मुल्क में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिरका वाराना जुर्म में मुलव्विस शौकत अली की जमानत के मुकदमे में इस बात का नोटिस लिया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं है, अब अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं और हमारी कारकर्दगी फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है, लेकिन निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। क्या एफआईए और पीटीए ने देखा है यूट्यूब और सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? हमारे खानदानों को बख्शा नहीं जाता है, कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बन जाता है, जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि कल हमने फैसला दिया और वह यूट्यूब पर शुरू हो गया, हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है, ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? पीटीए से पूछा गया तो पीटीए हुकाम ने जवाब दिया कि हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम यूट्यूब पर इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि कई ममालिक में यूट्यूब बंद है और सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। अमेरिका और यूरोपीय कंट्री जो यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। अदालत ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस मामले पर अच्छी खासी बहस चलने के लिए और बातें हो रही हैं कि असल में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सोशल मीडिया और यूट्यूब की जो बंदिश का इंदिया है वो दरअसल उनकी बंदिश के खिलाफ नहीं, क्योंकि उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा कि आज़ादी इजहार राय के वो खिलाफ हरगिज़ भी नहीं है। वो दरअसल सोशल मीडिया और यूट्यूब की रेगुलेशन की बात कर रहे थे और इसकी रेगुलेशन पर पाकिस्तान ने अब तक क्या किया है, इसके लिए जरा बात करते हैं। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद से टेलीफोन लाइन से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, पहली बार हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। अब डॉक्टर साहब आप खुद इन सारी चीज़ों को बहुत करीब से समझते हैं, यूट्यूब का जो फैक्टर है इस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत के रिमार्क्स तो आपको मालूम ही है। पहले तो सर ये कहिएगा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया और यूट्यूब रेगुलेशन क्या है, यहाँ कैसे रेगुलेट होता है, और उनके रिमार्क्स का मतलब दरअसल मुअज़्ज़ज़ अदालत का रेगुलेशन ही है। अच्छा, जिस तरह से आपने आज की बहुत अच्छा किया कि आपने अपने व्यूअर्स को आज की पूरी कार्रवाई का एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि किस जो खबर चल रही है बैन की, ये किस तनाजुर में बात की गई थी। बेसिकली मैं खुद वहां पे नहीं था, लेकिन जिन लोग हियरिंग में थे उन्होंने बताया कि ज्यादातर बात वहां पे रेगुलेशन पे हुई थी, बैन की बात नहीं की गई थी। सही है। जो रेगुलेशन है, पीका का सब जानते हैं, पीका एक हमारे मुल्क का कानून है, पिछली हुकूमत ने पास किया, अब वो मुल्क का कानून है। अब
कोई भी अदालत होगी वो लाजमी बात है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी से ये पूछने की मजाज है कि आप रेगुलेशन जो कानून के तहत रेगुलेशन है उस पर क्या कर रहे हैं। सही। अनफॉर्चुनेटली पीका पे किसी किस्म के रूल्स नहीं बन सके थे जिनकी वजह से पीका की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। ठीक है। उस सिलसिले में एक हमारी गवर्नमेंट ने, जिसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी पीटीए इस चीज को लीड कर रही है, एक कंसल्टेशन कमेटी बनी। उस कंसल्टेशन कमेटी ने टीओआर्स बनाए और एक कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू हुआ आज से तकरीबन 2 माह पहले, जिसमें तमाम सोशल मीडिया कंपनीज, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और बाकी भी दीगर इस तरह की कंपनीज हैं, उनसे पाकिस्तान में जो राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लॉयर्स हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा बहुत से और इस तरह के डिजिटल पब्लिशर्स और इवन ये यूट्यूबर्स वगैरह, इन सबसे बातचीत की गई उन रूल्स के बारे में। सही। देखिए, यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि ये जो रूल्स जिन पे कंसल्टेशन हो रही है, ये इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं बन सकती जो कि पीका लॉ में नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से ये जो रूल्स बनेंगे ये उन्हीं पीका के एक तरह से एक्सप्लेन करेंगे पीका लॉ को, और उसी के अंदर ही हमें रह के ये रूल्स बनाने पड़ेंगे। नहीं, इसमें एक सर डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन जो उभाम क्रिएट करता है, यूट्यूब में अगर कोई जिसको कहें जिसमें न्यूडिटी होती है, यूट्यूब खुद ब खुद उसको वहाँ से रिमूव कर देता है, या यूट्यूब ने अपनी एक रेगुलेशन बनाई हुई है जो अनएथिकल मवाद है उनको लगता है तो वो उससे रिमूव कर सकता है। हम पीका के जरिए दरअसल शिकायत कर सकते हैं, चाहे वो किसी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो उनको, या अपनी मुअज़्ज़ज़ अदालतों में जो पहले से रेगुलेशन बनी हुई है, हम उसको खत्म नहीं कर सकते, रूल नहीं बंद नहीं कर सकते। एम आई राइट? जी ऐसे ही है, क्योंकि देखें, ये आप अगर इसको 2012 में जाएं, और आज मैंने इसी चीज पे बात की थी कि 2012 में जो YouTube का बैन लगा उसने हमें डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में काफी पीछे फेंक दिया, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज और टेक कंपनीज होती हैं, ये जब अपना बिजनेस प्लान करती हैं तो ये बहुत सी चीजें देखती हैं जिसमें सिक्योरिटी इनका बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो जब भी बैन की बात आती है कि YouTube बैन हुआ, उसकी वजह से जितनी टेक कंपनीज हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उस तरह से सोचना बंद कर दिया, अपने बिजनेस प्लान में नहीं रखा, और इस वजह से इनका डिजिटल फुटप्रिंट पाकिस्तान में नहीं आ पाया। सही। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो हमने इनके साथ बड़ा अग्रेसिव किस्म का इन सबके साथ कोऑर्डिनेशन रखा। हमने जहाँ पे रेगुलेशन पे काम किया वहाँ पे हमने इनका भी सुना कि किस तरह से इनको पाकिस्तान में लाया जा सकता है, किस तरह से इनकी फेसबुक के साथ रेगुलरली यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, यूट्यूब के साथ बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन चल रही है। इनफैक्ट जब प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे गए तो वहाँ पे यूट्यूब के सीईओ और साथ में जो को सीईओ हैं फेसबुक की शेरल, उन दोनों से मुलाकात प्राइम मिनिस्टर ने की। ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, और इसी सिलसिले में कंसल्टेटिव प्रोसेस में वो लोग शामिल हैं। कल पीटीए की यूट्यूब से भी बात हो रही है, और वो रूटीन में बात हो रही है, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस केस, वो वैसे भी कंसल्टेटिव प्रोसेस। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये कि जब तक ये सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उनके ऑफिसेज पाकिस्तान में नहीं आते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो रूल्स बन रहे हैं, अगर उन रूल्स के ऊपर ये सोशल मीडिया कंपनीज आमादा हो जाती हैं और वो साइन कर लेते हैं रूल्स, तो हमारे साथ आ जाते हैं, तो उसके बाद वो बाउंड होंगी कि वो हमारी रिक्वेस्ट को मान सकें। कि अगर उनको 12 घंटे या 24 घंटे का टाइम दिया जाता है कि ये हमारे पीका लॉ के अंदर ये चीज आ रही है और ये लॉ ऑफ द लैंड है, और अगर आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको इससे कंप्लाई करना है, तो दे विल बी बाउंड टू फॉलो दैट। लेकिन हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हमने सिर्फ इस चीज को देखना है, हमने ये भी देखना है कि हमने उनके डिजिटल फुटप्रिंट को किस तरह बढ़ाना है पाकिस्तान में, किस तरह हमने डाटा प्रोटेक्शन का बिल यहाँ पे लेके आना है, और उसके बाद फिर हमने किस तरह से आगे चीजों को चलाना है। तो ये एक मैं इस चीज से आ रही हूँ सर। देखिए, पैमरा है वो खुद से फोकस करता है, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फोकस करता है, देखता है कि हमने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, हमारे प्रोग्राम में क्या कुछ नशर हुआ, और उसके ऊपर फैसला करता है। सर, लाखों की तादाद में कुछ ऐसी ट्वीट्स हैं, कुछ ऐसे वीडियोस हैं, कुछ ऐसे तबसरे हैं जो नशर होते हैं।
तो हमारे पास तो पाकिस्तान के पास तो इसकी कैपेसिटी नहीं है, रियासत के पास तो इतनी बड़ी इस कदर भरमार है, किस किस को रिपोर्ट करेंगे, किस तरह से मवाद के कंटेंट को निकाल के उसको रिपोर्ट करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? देखिए, एक तो ये चीज के जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स इन प्लेटफॉर्म्स के हैं, बहुत सी चीजें तो आपने जिस तरह से खुद मेंशन किया उस पर वो खुद ही एक्ट करते हैं, लेकिन जो चीजें इस किस्म की हैं जो उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड नहीं पिक कर पाते, जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में उनका जो AI सॉफ्टवेयर्स हैं वो आई थिंक पिक नहीं कर पाते। सो सोशल मीडिया का ये है कि क्योंकि ये यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है तो एक तरह से रिपोर्टिंग की रिसोर्स भी बढ़ जाती है कि बहुत ज्यादा लोग किसी भी चीज को देख रहे होते हैं। लेकिन उसमें उनका जो बिजनेस है डॉक्टर साहब, उसमें जो उनका बिजनेस है वो तो चलता ही दरअसल ट्रेंडिंग पर है, वो तो चलता ही सबसे ज्यादा व्यूअरशिप पर है, और सबसे ज्यादा व्यूअरशिप होती मुतनाज़े चीजों की है, नए डिफरेंट आइडियाज की होती है, ट्रोलिंग्स जो होती हैं। अब जाहिर है उसके ऊपर नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बाहर प्रिवेल कर रही है और वही तो उनकी बिकती है। वो किस तरह से आपके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ या किसी की तरह के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि जो आपको पसंद नहीं होगा वो हम बंद कर देंगे अगर हमें इसकी कोई शिकायत की जाएगी तो? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए हर चीज इवॉल्व होती है। पाकिस्तान में भी जो इंडस्ट्री है वो इवॉल्व कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रही है। आप एक्सपेक्ट ना करें कि एक कंटेंट क्रिएटर, एक आप लोग भी टीवी पे जब आते होंगे, पहला शो करते होंगे, बहुत अच्छा नहीं कर पाते होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे एंकर्स बन जाते हैं। इसी तरह से जो लोग कंटेंट पे बनाने के लिए आते हैं, शुरू में वो उस तरह से नहीं बना पाते, कहने कई दफा चीप पब्लिसिटी के लिए भी कई लोग शुरू हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मैच्योर हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये ट्रेंड हमने देखा ट्विटर पे, अगर आप देखें तो ट्विटर आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें 2013-12 के अंदर ट्विटर के ऊपर होती थी अब चेंज हो गई हैं, अब और तरफ जा रहा है। सिमिलरली फेसबुक, यूट्यूब, इसके ऊपर चीजें बड़ी बदल रही हैं। आज से 1 साल पहले जितने यूट्यूबर्स थे, इस वक्त उनकी तादाद 5 गुना ज्यादा हो चुकी है। वो इस वजह से तो नहीं है कि सारा का सारा जो है, जिस तरह का आप कंटेंट कह रहे हैं कि वो अच्छा कंटेंट नहीं है और उसमें सनसनी फैलाई जा रही है, अच्छा कंटेंट भी बहुत हो रहा है। तो एक तरफ तो हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को फुली सपोर्ट करना है और उनको हमें देखना है कि वो अच्छे कंटेंट की तरफ दें। दूसरी तरफ जो आप उनकी बात कर रहे हैं, देखें उनको उनका बिजनेस जो है वो आपने जिस तरह से पिक किया, वो कंट्रोवर्सी पे नहीं चलाना उनका कोई मकसद। उनको अच्छे कंटेंट पे व्यूज आए, उनका अच्छा कंटेंट अगर कोई करेगा उससे भी, तो उससे भी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। मेरा ख्याल में इस वक्त आपको जो अप्रोच लेके गवर्नमेंट चल रही है वो बहुत बेहतर। अब उस दौरान में आई हैव लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर फॉर यू, कि उस दौरान के जब तक ये रेगुलेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन जाते, उसके दरमियान में तो शुतर बेमुहार ही है, मादर पिदर आज़ाद हुआ हुआ मामला, जो जिसका जी चाहता है वीडियो बनाता है, बहस मुबाहिसे करता है, जो हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी जो हमने बनानी है उसके खिलाफ चलता है, और मुअज़्ज़ज़ अदलिया के खिलाफ भी, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भी, जिसका जी चाहता है पकड़ी उछाल देता है। उसके दौरान में क्या करना है? नहीं, देखें ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस तरह भी नहीं है कि बिल्कुल अगर आप देखें तो इस वक्त YouTube का कंप्लायंस तकरीबन 30% है। 30% ऑफ द कंटेंट जो है वो रिपोर्ट जो होता है वो उसको डाउन करते हैं। सही। फेसबुक का खबर ये मौसूल हुई है कि दरामदात कम हुई हैं, और दरामदात कम होने से गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा पहले से 78% कम रहा है। तहम रुपए की बेकदरी की वजह से डॉलर में मजमूई कौमी पैदावार भी पहले से 5.3% कम रही है। स्टेट बैंक ने आदादोशुमार जो बताए हैं उसके मुताबिक माली साल 2019-20 के दौरान बैरूनी खातों का खसारा 2 अरब 96 करोड़ 60 लाख डॉलर रहा, और यह खसारा गुज़श्ता साल से 10 अरब 46 करोड़ 80 लाख डॉलर कम है। माली साल के दौरान मुल्की बरामदात में भी 7.2% कमी रिकॉर्ड की गई है। सनती सरगर्मियां सुस्त होने से पेट्रोलियम और दूसरी दरामदात कम होने की वजह से दरामदी बिल भी 18.2% कम हो गया है। जुलाई से जून के इख्तिताम तक हुकूमत को अशिया और सर्विसेज की बरामदात से मजमूई तौर पर 27 अरब 95 करोड़ 40 लाख डॉलर हासिल हुए। इस दौरान दरामदात पर 50 अरब 70 करोड़ 30 लाख डॉलर खर्च हुए। इस दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मजमूई तौर पर 23 अरब 12 करोड़ डॉलर वतन भी भिजवाए।
रिपोर्ट के मुताबिक 12 माह का खसारा जीडीपी के 1.1% रहा। इस दौरान पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार का डॉलर में हजम 263 अरब 80 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा, जो गुज़श्ता साल से 14 अरब 55 करोड़ 80 लाख डॉलर कम है। इस सारी सिचुएशन को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ हद तक खुशहाली की चांसेस हैं। करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है, बरामदात कम होकर दरामदात कम होकर बरामदात के बैलेंस आ रही है, करंट अकाउंट खसारा बैलेंस हो रहा है, रेमिटेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि दरामदात भी कम हुई है, बैलेंस हो रहा है कुछ थोड़ा सा बरामदात के साथ, करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है, अच्छा खासा कम हो रहा है। तो फिर ये डॉलर, फॉरेन करेंसी, पाउंड रेट, फॉरेन करेंसी का रेट कम क्यों नहीं हो रहा है? साथ में ये भी सवाल उठाएंगे कि रुपए की बेकदरी के पीछे असल में मुहर्रिकात क्या है, और दरामदात में कमी और करंट अकाउंट खसारे में कमी से और जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसकी जो बढ़ोतरी हुई है उसमें मुल्की मईशत पर किस नौयत के असरात मुरतब होने चाहिए थे और किस नौयत के हो रहे हैं और उसके पीछे क्या वजह है। तो इसके लिए बात करते हैं सीनियर मुआशी तज्जिया का डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब हमारे साथ स्काइप पर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते सर, हम आपके बहुत मशकूर हैं। डॉक्टर साहब, दरामदात में भी कमी हो रही है, करंट अकाउंट खसारा भी कम हो रहा है, अच्छा खासा कम हो रहा है, रेमिटेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो फिर डॉलर और फॉरेन करेंसी का रेट जो है वो कम क्यों नहीं हो रहा है? डॉलर की प्राइस स्टेबल क्यों नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है? सवाल बड़ा उम्दा सोचा है आपने मुर्तजा साहब। एक तो अच्छी खबर है कि करंट अकाउंट का खसारा इतनी तेजी से नीचे आया है। PMLN की हुकूमत तकरीबन 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा छोड़ के गई थी। लास्ट ईयर वो 13 बिलियन पे पहुंच गया था और इस माली साल में जैसे आपने बताया वो कोई 2.9 3 बिलियन समझ लें। तो पिछले साल 13 बिलियन, इस साल 3 बिलियन का खसारा, ये बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन आपने सवाल ये किया है कि इतनी अच्छी खबर के बावजूद जो रुपए की कीमत है वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुई, वो एक्चुअली गिरती चली जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर डॉलर के सामने जो है वो गिर रही है। तो जो अच्छी खबर है करंट अकाउंट का खसारा का गिरना, उसके अंदर एक आप समझ लीजिए कि एक बुरी खबर छुपी हुई, और वो खबर ये है करंट अकाउंट का खसारा जो कम हुआ है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ने के नतीजे में नहीं हुआ, वो एक्चुअली इंपोर्ट्स कम होने के नतीजे में हुआ है। शायद मार्केट ये सोच रही है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ती तो फिर दो मस्बत खबरें आपके सामने आ जाती कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ा के अपना करंट अकाउंट का खसारा कम कर लिया है। तो ऐसा हकीकतन हुआ नहीं, इंपोर्ट्स कम हुई है, इस वजह से हमारा करंट अकाउंट का खसारा जो है वो कम हो गया है। एक दूसरी वजह जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह है मुर्तजा साहब, वो ये है, एक स्टेट बैंक एक स्टेटमेंट छापता है जो कहलाता है फॉरेन करेंसी ड्रेन्स, यानी कि अगले 1 महीने में, अगले 3 महीनों में और अगले 12 महीनों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डॉलर की मद में कितने कर्जाजात की पेमेंट्स वापस करनी है। मैं समझता हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इशारा है। ये आपको बता सकता है कि रुपए के ऊपर कितना दबाव रहेगा, क्या वो हल्का हो जाएगा या मजीद भारी हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट पिछले महीने शाया की गई उसमें बताया जा रहा है कि जून के महीने में तकरीबन 2 अरब डॉलर उस 1 महीने में स्टेट बैंक को पे करना था डॉलर्स की मद में। तो जून के महीने में हमने देखा कि रुपया जो है वो प्रेशर में रहा, बिकॉज स्टेट बैंक को पेमेंट करनी थी। जुलाई के महीने में तकरीबन $1 बिलियन बताया जा रहा है, और अगले 12 महीनों के अंदर स्टेट बैंक को 14 अरब डॉलर की रकम कर्जाजात की जो ले रखी है वो वापस करनी है। तो मेरी ओपिनियन में तो ये रुपए के ऊपर जो दबाव है, जो वजन है, ये अगले कई महीनों तक जारी रहेगा, क्योंकि स्टेट बैंक को तकरीबन 14 बिलियन डॉलर की रकम जो है वो बैरूनी कर्जाजात की शक्ल में वापस करनी है। आपने जिक्र किया रेमिटेंसेस का, अगेन एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान का तारीखी रिकॉर्ड टूटा है। कभी भी पिछले 70 सालों में 23 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान को वसूल नहीं हुई। अब इस अच्छी खबर के पीछे भी एक बुरी खबर छुपी है, अनफॉर्चुनेटली। वो बुरी खबर ये है कि पहले जो अमाउंट्स शायद आया करती थी कमर्शियल जो करेंसी स्मगलर्स थे, क्योंकि फ्लाइट्स कंप्लीटली कोविड की वजह से बंद रही हैं, तो वो अमाउंट्स जो स्मगल होके पाकिस्तान आया करती थी वो भी हमने देखा कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आई हैं। इस वजह से वो आपको लगता है कि हमारी जो रेमिटेंसेस है वो बढ़ गई हैं।
इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये रेमिटेंसेस ऐसी ही रहेंगी या बढ़ती ही चली जाएंगी। मेरा तखमीना ये है, मेरा खौफ ये है, मेरा खदशा ये है कि ये एक्चुअली गिरेंगी, जिसकी वजह ये है कि हमारी तकरीबन 50% रेमिटेंसेस जो है वो सिर्फ 2 ममालिक से आती हैं, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट से। तकरीबन 10 अरब डॉलर जो है वो सालाना वापस आता है, और इन दोनों ममालिक में पाकिस्तानियों को बेरोजगारी का सामना है। तकरीबन 15 से 20% वहाँ पे लोगों को निकाला जा चुका है, और फ्यूचर में मेरा खदशा ये है कि रेमिटेंसेस भी गिरेंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो मैं समझ पाया वो ये कि हमारे पास जो रुपए की बेकदरी हुई है, उसकी 2 ही रीज़न है। एक ये कि शायद एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती तो उसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा अगर कम होता तो शायद डॉलर प्राइस स्टेबल रहती, और दूसरा ये कि जो डॉलर प्राइस ये मुहर्रिकात में से एक मुहर्रिकात है आपके ख्याल में जो बेकदरी हुई है? जी बिल्कुल, और दूसरी मैं समझता हूँ कि शायद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, स्टेट बैंक के ऊपर जो कर्जा वापसी का बोझ वो बड़ा हैवी है। जून में तो बहुत हैवी रहा, और जून में हमने देखा कि रुपया भी कदरे गिरा। जुलाई में कुछ कम है, लेकिन अगले 12 महीनों में दोबारा से वो बोझ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आप इसके एक्सपर्ट हैं, हमारे उस्ताद हैं, आप हमें समझाते हैं, पढ़ाते हैं। दरामदात में कमी हो, यानी अगर वो बरामदात में मतलब एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो, दरामदात में बैलेंस होना शुरू हो जाए, करंट अकाउंट खसारा कम भी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा बैलेंस होना शुरू हो जाए, तो मुल्क की मईशत पर किस नौइयत के असरात मुरतब होने चाहिए थे और किस नौइयत के हो रहे हैं? देखिए, जब इंपोर्ट्स किसी भी मुल्क की कम हो रही होती हैं तो इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में कहा जाता है कि शायद उसकी मईशत जो है वो इतनी एक्टिव नहीं है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं चल रही। जैसे मईशत जो है वो एक्सपैंड करने लगती है तो उस मईशत की जो इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं। शायद आपने अभी अपने इंट्रो में ये कहा कि पाकिस्तान की मईशत कोई 5% से एक्चुअली श्रिंक की है। जी हाँ, जिसके नतीजे में हमने देखा कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो श्रिंक कर रही हैं। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सारों का असर मुर्तज़ा साहब डिटेल में जाएं तो वो 2 या 3 या 4% ऑफ द जीडीपी है। इसका आम आदमी के ऊपर कोई असर नहीं, कोई इतना बड़ा असर आप नहीं आएगा। बिल्कुल, जैसे रेमिटेंसेस हैं। I got your point, sir. I got your point, sir. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। हमेशा आप हमारी रहनुमाई हमारे लिए वक्त निकालते हैं सर, बहुत शुक्रिया, बड़े मशकूर हैं हम आपके। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह ने के बाद।